हेलो गाइस, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है और मैं आशा करती हूँ कि आप इस मिले समय को आपके नियर एंड डियर वंस के साथ मज़े से बिता रहे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। दोस्तों, आज इस मूवी का डिटेल एक्सप्लेन मैं आपके लिए लाई हूँ। उसका नाम है कडेवर। इसका हिंदी में मतलब है लाश। ये एक तमिल भाषिक फिल्म है और इसे डिज्नी हॉटस्टार इस OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक फुल ऑन सस्पेंस से भरी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्री है, जिसके हर एक पल में कुछ न कुछ ट्विस्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक पूरी ध्यान से समय निकालकर जरूर देखें। तो आइए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक ग्रेवयार्ड में किसी बॉडी के ऊपर आखिरी रिचुअल्स चल रहे होते हैं। उसी समय तेज बारिश के बीच पुलिस की गाड़ी आती है और वो एक कैदी को हथकड़ी पहनाकर उस जगह लाते हैं। उस बॉडी को दफन हुए देख वो किरदार के ख्याल में एक छोटी बच्ची को खेलते हुए हम देखते हैं और वो मन में कहता है कि तुम जहाँ हो मैं भी वहाँ आ रहा हूँ और मैं जिन लोगों से वहाँ मिलूंगा वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बड़ी तेजी से अपने लग्जरी कार से कहीं चिंतित होकर जा रही है। इस बीच वो रास्ते में आए एक सांप को भी जोर से धक्का देता है। फिर उसे एक फोन कॉल आता है। उसे उठाने पर हमें वही कैदी किरदार को आवाज सामने से सुनाई देती है और वह कहता है कि तुम जहाँ हो मैं भी वहाँ आ रहा हूँ और मैं जिन लोगों से वहाँ मिलूंगा वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इस पर वो ड्राइव कर रहा आदमी कहता है, तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद उसके सामने एक काले रेनकोट पहना हुआ एक आदमी अचानक से कहाँ से आता है। उसे बचाने के लिए जब वो कार को घुमाता है तब वो पास वाले पेड़ पर जोर से टकराती है और वो घायल हो जाता है। इसके बाद वो काले रेनकोट वाला आदमी पास आकर उस घायल आदमी के ऊपर एक हथौड़े से वार करता है और सीन शिफ्ट होता है। एक मुर्दा घर के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल को एक कॉल आता है और आकर बताया जाता है कि पालघर के एक जंगल में पूरी जली बॉडी मिली है। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर, जिनका नाम माइकल होता है, वो ये बोलता है कि मैं ऑलरेडी एक बॉडी को लेकर मुर्दा घर आया हूँ और तुम दूसरी न्यूज़ मुझे दे रहे हो। इसके बाद वो उस मुर्दा घर में जाकर वहाँ की फॉरेंसिक चीफ भद्रा मैडम को ढूंढने लगता है। मैं आपको बता दूं कि भद्रा मैडम ये किरदार इस कहानी का मुख्य पात्र है। दोस्तों, इंस्पेक्टर माइकल देखता है कि वहाँ इतनी बदबू और सब नंगे मुर्दे होने के बाद भी भद्रा मैडम मज़े से खाना खा रही है। वो जब इनको उसके बारे में पूछता है तब भद्रा उन्हें बताती है कि सालों से इसमें रहकर अब आदत सी हो गई है। फिर माइकल उनको रिसेंटली मिली जली हुई लाश की तफ्तीश करने के लिए साथ में चलने के बारे में पूछता है। तब वो उन्हें कहती है, ठीक है, पर हाथ में लिए काम को खत्म करने के बाद मैं आऊंगी। फिर वो माइकल को बताती है कि इस चल रहे लड़की का मर्डर गैंग रेप किया गया है, इसलिए तुम अपनी जांच ठीक से करो और इस मामले को IPC सेक्शन 302 के अंडर 376D के अंदर रजिस्टर करें। फिर वो इंस्पेक्टर माइकल के साथ पालघर के जंगलों में जाती है और वो देखते हैं कि एक पूरी जली कार में एक हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। फिर भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से भद्रा ये बताती है कि ये एक मेल बॉडी थी जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच होगी और उम्र करीब 40 के आसपास होगी। इस कार को बॉडी के साथ 5 घंटे के पहले जलाया होगा और इस बॉडी को सीट बेल्ट पहनाया है। इसका मतलब वो पहले से ही मर गया था और बाद में इसे जलाया है। बॉडी के लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों कटी होने के बाद भी वो ऑब्जर्व कर लेती है आसपास की स्मेल से पेट्रोल के जरिए सब जलाया गया, इतना वो बता देती है। फिर वो अगली जांच करने मुर्दा घर पहुंचते हैं, पर बॉडी में कुछ भी बचा ना होने के कारण वो वहां आए ACP विशाल को इस बॉडी की सुपर इम्पोजिशन करने की सलाह देती है, जो कि एक एडवांस फोरेंसिक टेक्निक होती है। सुपर इम्पोजिशन से कुछ ही घंटों में वो ये बॉडी कल रात से गायब हुए सलीम रहमान की है ये कंफर्म कर लेते हैं। बॉडी हैंडओवर करने की फॉर्मेलिटीज वो कर ही रहे होते हैं, तब इंस्पेक्टर माइकल वहां आकर उन्हें न्यूज़ चैनल लगाने को कहते हैं, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि मर्डर केस में सजा काट रहे कैदी विक्की ने बताया कि सलीम रहमान का खून उसी ने किया है और उसके वहां के कांस्टेबल राजेंद्र ने जो एक टिकटॉक वीडियो बनाया था उसमें सलीम रहमान की जख्मी स्केच भी दिख रहा था। ये देखकर पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम कंफ्यूज होती है। इसके बाद उस शहर के नामचीन व्यक्ति और मृत सलीम रहमान के पिता अली रहमान वहां आते हैं और अपने बेटे की लाश देख शोक व्यक्त करने लगते हैं।
कि इसी बीच मीडिया वाले आकर पुलिस से पूछते हैं कि अगर ये खून कैदी विक्की ने किया है, ऐसा वो कह रहा है, तो पुलिस वेट क्यों कर रही है। इस पर पुलिस उन्हें ये बात साबित नहीं हुई ऐसा बताती है, पर अली रहमान इस बात पर गौर करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में एसीपी विशाल माइकल के साथ जेल में तफ्तीश करने जाते हैं। वो वहाँ कांस्टेबल राजेंद्र को उसकी हरकतों के लिए फटकारते भी है। जेल के सारे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। फिर वो विक्की से मिलने के बारे में जेलर को बताते हैं और उसके बाराक में जाते हैं। वहाँ विक्की जेल में अपने रूटीन काम कर रहा होता है। उसी बीच अन्य कुछ नए कैदी उस पर हमला बोल देते हैं और उनमें अच्छी लड़ाई होती है, जिसमें विक्की को हल्की चोटें भी आती है। फिर कुछ कांस्टेबल उसे बाराक में ले जाते हैं और तब एसीपी विशाल उसे पूछते हैं कि तुमने डॉक्टर सलीम रहमान की तस्वीर क्यों बनाई। तब वो गुस्से में बोलता है कि ये तुम ढूंढो। फिर वो पूछते हैं उसे कौन लोग मिलने आते थे। तब जेलर कहता है कोई नहीं, बस एक चर्च के फादर सब कैदियों से मिलते हैं, वैसे विक्की से भी मिलते हैं। पर कुछ दिन पहले उन्होंने भी कहा था कि विक्की के आंखों में बदले की आग है और वो किसी को मारना चाहता है। इसके बाद एसीपी विशाल विक्की ने किए खून केस की फाइल और फादर के डिटेल्स मांगकर चले जाते हैं। दूसरी ओर अली रहमान अपने पावर का इस्तेमाल कर होम मिनिस्टर से उसके बेटे के खून केस को जल्दी सॉल्व करने के बारे में पुलिस पर प्रेशर डालता है। तब पुलिस कमिश्नर एसीपी विशाल को भद्रा के साथ मिलकर इसे जल्दी सुलझाने के लिए कहते हैं। फिर एक दिन एसीपी अपने टीम में भद्रा को लेकर विक्की को इंटरोगेट करता है। तब भद्रा, जो पुलिस फॉरेंसिक डॉक्टर के साथ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी है, ये नोटिस करती है कि डॉक्टर सलीम रहमान का नाम और फोटो देखने पर विक्की की आंखों में खून सवार होता है। वहीं दूसरी ओर उसकी बीवी एंजल के बारे में पूछने पर वो शांत होता है। इस केस की सब स्टोरी जानने के लिए वो विक्की के साथ उसी फादर के चर्च में जाते हैं। वो फादर उन्हें बताते हैं कि एंजल उनके चर्च में किसी अनजान के छोड़ने पर आई थी। हमारे चर्च ने उसे अपनाया और एंजल जीसस ऐसा नाम दे के परवरिश की। बड़ी होने पर उसकी मुलाकात विक्की से चर्च में हुई थी। विक्की पेशे से एक पेंटर होता है। फिर वो फादर उन दोनों और प्रभु जीसस की सहमति से उनकी शादी कर देते हैं। कुछ दिन अच्छे से गुजारने के बाद वो दोनों अपना फ्यूचर बनाने के लिए बंगलोर जाने के बारे में कहकर फादर से आखिरी बार मिलके वहां से निकल। उसके बाद फादर को कुछ नहीं पता होता। वो फिर विक्की को डायरेक्ट जेल में मिलते हैं। इसी बीच एंजल के ग्रेव पे बैठकर विक्की रो रहा होता है और वहां से निकलने समय पर प्रे करने जीसस के पास जाकर वही लाइंस दोहराता है कि तुम जहां भी हो मैं वही आ रहा हूँ और मैं जिन लोगों से वहां मिलूंगा वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इस लाइन का मतलब जब भद्रा उसे पूछती है तब वो कहता है मैं जो भी करता हूँ पहले जीसस को बताता हूँ और वो मेरी मदद करते हैं। मैंने निशाना लगा दिया है और हथियार भी सेट है, अब जो होना है होकर रहेगा। फिर वो सब वापस जेल में विक्की को छोड़ने के लिए निकलते हैं। रास्ते में 4 एक जैसी दिखने वाली जीप्स उनको तेजी से ओवरटेक करती है। फिर एक मोड़ पर उसमें से जीप मुड़कर उनके गाड़ी को जोर से टक्कर देती है। फिर वो उनके कार को ठोकर देते देते रास्ते के किनारे पे जाकर गिरने ही वाली होती है। तब एसीपी विशाल अपनी गन से वो जीप पर फायर करके उसे भगा देते हैं और ये सब बच जाते हैं। फिर एंजल की मौत जिस सिटी हॉस्पिटल में हुई होती है वहाँ उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब भद्रा चेक करती है तब उसे पता चलता है कि एंजल प्रेग्नेंट थी और सर पर पीछे चोट लगने की वजह से उसे वहाँ दाखिल किया गया था। उसकी पूरी ट्रीटमेंट वहाँ एक हार्ट सर्जन डॉक्टर सलीम रहमान करते हैं, बल्कि उसके मर जाने के बाद उसकी ऑटोप्सी भी वही करते हैं, ना ही कोई डेडिकेटेड सर्जन। इस बात से वो हैरान होती है और एंजल की बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम करने के बारे में एसीपी विशाल को कहती है। इस पर विशाल बताता है कि अगर उसका कोई रिलेटिव कोर्ट में पिटीशन कर केस रीओपन करवाए तो हम ये कर सकते हैं। फिर उस फादर से कहकर ये केस वो रीओपन करवा लेते हैं। उसी बीच कोर्ट चर्च से जाते वक्त पुलिस की गाड़ी में ही फादर के ऊपर हमला हो जाता है और क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। शायद इसके हमले में बाद कोर्ट ये सुनवाई रोक दे और हम कुछ कर ही ना पाए। ये सोचकर भद्रा विशाल से कहकर एंजल के बॉडी की ऑटोप्सी उसके पहले ही हम कर सकते हैं ये बताती है। फिर जब वो रात उसके ग्रेव पर जाते हैं तब वो देखते हैं कि कोई 4 लोग उस ग्रेव को खोदकर उसकी बॉडी चुरा रहे हैं। वो उनको भगाकर बॉडी बचा लेते हैं। फिर दूसरे दिन कोर्ट के ऑर्डर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में उस बॉडी को निकालकर उस पर ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप भद्रा देखती है कि एंजल के बॉडी पर पहले कोई ऑटोप्सी नहीं हुई थी। इसका मतलब वो ओल्ड रिपोर्ट पूरी फेक थी और सबसे शॉकिंग बात उसका हार्ट गायब था। मतलब ये ऑर्गन ट्रेडिंग का मामला था।
इसके बाद वो सिटी हॉस्पिटल जाके इंक्वायरी शुरू करते हैं। इसी बीच भद्रा को वहां डॉक्टर एस अब्राहम एबेल नाम दिखता है और विकी ने उसी नाम के बारे में करते वक्त कुछ सुराग भद्रा को दिया होता है। वो ये दोनों लिंक कर विशाल को ये सब बात बताती है। आगे की तफ्तीश करने वो दोनों डॉक्टर एस अब्राहम एबेल के घर जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि डॉक्टर साहब अकेले ही बैठकर ड्रिंक ले रहे होते हैं। इन दोनों के वहां जाते ही वो उनको नाम से पहचानते हैं। इस बात से ये दोनों समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल से इनको किसी ने इन्फॉर्म किया है। बातों बातों में हड़बड़ी में डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि डॉक्टर रहमान और वो मशहूर हार्ट सर्जन के उनको ऑर्गन ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उनके बातों को पकड़कर विशाल उन्हें कहता है कि इस केस के सिलसिले में उन्हें कल पुलिस स्टेशन आना होगा। फिलहाल वो उन्हें 4 कांस्टेबल का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फिर माइकल को कहकर वो अनऑफिशियली प्रोटेक्शन अरेंज करने के लिए कहता है। इसी बीच वहां से निकलते वक्त भद्रा को वहां और कोई होने की भनक स्मेल द्वारा लग जाती है। वो उसका जिक्र विशाल से बाहर आकर कर ही रही होती है। इसी बीच घर के अंदर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और ऊपर जाने पर डॉक्टर एस अब्राहम एबेल के सर पर गोली लगने की वजह से मौत हुई ऐसा दिखता है। उस कातिल को टेरेस से नीचे उतरते देख वो उसका पीछा करते हैं। उतने में 4 सिक्योरिटी कांस्टेबल भी वहां आकर उस आदमी का पीछा करते हैं। वो आदमी ब्लैक रेनकोट में होता है और एक बाइक पर बैठकर भाग रहा होता है। काफी पीछा करने के बाद भी वो भाग निकलने में कामयाब होता है और एक मोड़ पर जाके जब वो अपने मुंह से कपड़ा हटाता है तब हमें ये दिखता है कि वही शख्स है जिसने जेल में विकी पर हमला किया था। हमें थोड़ा अंदाजा आने लगता है कि विकी इन सबके पीछे नहीं है बल्कि कोई और इस केस के फिर से खुलने पर एक सबूत मिटा रहा है। इसी सीन पर फिल्म का इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि एंजल के बॉडी पे ऑटोप्सी करने भद्रा अपने टीम को बोलती है क्योंकि वो खुद भी अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन टीम में है और वो कोई आफत मोड़ नहीं लेना चाहती थी। जब विशाल उसके साथ बात कर रहा होता है तब वह एक वार्ड बॉय का फोन बार बार बजने लगता है और वो उसे बिना उठाए डर कर कट कर रहा होता है। ये देखकर विशाल को कुछ संदेह होता है पर वो अपने काम के लिए निकलता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन आने पर उसे माइकल बताता है कि कमिश्नर खुद उसे मिलने आए हैं। वो विशाल से कहते हैं कि केस की प्रोग्रेस कहाँ तक आई है, क्या तुम कुछ सुराग ढूंढ पाए हो। इस पर विशाल उन्हें सब डिटेल देता है। इसके बाद माइकल विशाल को बताता है कि जिस आदमी को उन्होंने एंजल की बॉडी चुराते वक्त पकड़ा था वो एक शातिर चोर है और कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा। पर बातों बातों में उसने बताया कि रामगली की मणि को सब पता है। उसके बाद वो सेंसिटिव एरिया होने के कारण ये दोनों सिविल ड्रेस पर जाकर बहुत ही ड्रामेबाजी करके उठा लाते हैं। मणि से कस के पूछताछ करने पर वो थोड़ी हकीकत बताता है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट से विकी को कस्टडी मिलने में विशाल की टीम कामयाब होती है। पर वहां जब भद्रा विकी से पूछती है कि क्या तुम्हारा ये कातिलाना सफर खत्म हुआ, इस पर वो घुमा फिरा के ये इशारा देता है कि मेरे एंजल का दिल जिसके सीने में धड़क रहा है वही मेरा अगला निशाना होगा। इसके बाद पूछताछ में विकी से उन्हें ये पता चलता है कि वो और एंजल बंगलोर में खुशी से रहते थे। प्रेगनेंसी के दौरान रूटीन मेडिकल चेकअप्स करवाने वो घर आ रहे थे। तभी चोर बाइक से आकर एंजल के गले से मंगलसूत्र छीनते हैं और इस वजह से वो नीचे सर पर गिरती है। विक्की उसके पास जाकर उसे उठाते हैं और बाद में उन 2 चोरों में से एक को उठाकर मारने लगता है। जो दूसरा चोर भागने में कामयाब होता है वो मणि ही होता है। दूसरे चोर को मार के पीट करते वक्त उस चोर से जोर से धक्का देता है और वो एक ट्रक के नीचे आ जाता है। फिर एक एम्बुलेंस में जाकर एंजल को उसमें बिठाकर जेसी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। फिर फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि एक नर्स उस दिन एंजल के ऑपरेशन बीच ड्यूटी पर आ जाती है। वो ये देख के हैरान होती है कि पैसे के लिए डॉक्टर रहमान उसके बच्चे को डेड कहकर उस मेडिकल वेस्ट में डालने इसी नर्स को बुलाते हैं और एंजल को मरने की हालत में छोड़कर उसका दिल निकालकर किसी को बेच देते हैं। ये देखकर वो नर्स उस जिंदा बच्चे को घर लेकर आती है और पेशेंट हिस्ट्री से चर्च के फादर का एड्रेस पाकर उन्हें जाकर ये सब हकीकत बताती है। चर्च भी असमंजस होकर अंत में ये फैसला लेते हैं कि हम इस बच्चे को और एंजल को न्याय देंगे। फिर वो जाकर ये सब वाकया विकी को जेल में जाकर बताते हैं क्योंकि उस चोर के खून का इल्जाम उस पर होता है। फादर बताते हैं कि अब जो भी करेगा ईश्वर ही करेगा, हमें बस उसका साथ देना है। फिर हम मूवी के वर्तमान में आते हैं और देखते हैं कि विकी के कहने पर भद्रा सोचकर विशाल से कहती है कि जिस 26 जुलाई को एंजल की मौत हुई थी उसी दिन उसका हार्ट ट्रांसप्लांट भी हुआ होगा। तो हम पब्लिक को ये अलर्ट भेजेंगे कि 26 जुलाई
1996 को किसकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी वो हमसे संपर्क करें क्योंकि उनके जान को खतरा है। ऐसा न्यूज़ में देने पर एसीपी विशाल को होम मिनिस्टर अपने पास बुला लेते हैं और उसकी ट्रांसफर का लेटर उसे सौंप देते हैं। उस मीटिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर और अली रहमान भी होते हैं। ट्रांसफर का कारण पूछने पर वो तफ्तीश में चल रहे ढीलेपन का रीजन उसे देते हैं। विशाल इस बात पर नाराज होकर मैं ये केस सॉल्व करने के बहुत पास हूँ ऐसा कहता है। तभी अली रहमान उसे बताता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है और ये मामला बाहर ना आए इसीलिए उसका ट्रांसफर वो करवा रहे हैं। फिर वो ये भी कहता है कि उसके अपने लड़के के खून का बदला लेने के लिए विक्की को भी जान से मारने की 2 बार कोशिश की। एक बार तुम्हारे साथ चर्च से लौटते वक्त और एक बार जेल में हमला कर, पर वो बच गया और वो उससे निपट ही लेगा। फिर वो उसे ये भी बताता है कि मणि कोर्ट में क्या बयान देगा इसका भी सेटिंग हो गई है और उसने विक्की के बच्ची को बचाने वाले उस लेडीज नर्स को और उसके पिता को भी मार दिया है और एंजल का दिल उसने इस वक्त 2 करोड़ में बेचा था और वो आज भी ये काम करता है और आज दिल का भाव 4 करोड़ चल रहा है। और वो आगे ये भी बताता है कि विक्की का अगला टारगेट उसकी पत्नी का हार्ट जिसे मिला है वो उसे ही मारेगा। इस पर विशाल उसे हंसकर ये बताता है कि शायद आप ही उसका अगला टारगेट हो और वो निकल जाता है। इसके बाद थोड़े नर्वसनेस के साथ सभी हकीकत वो भद्रा को बताता है। भद्रा भी करप्ट सिस्टम को कोसते हुए ऐसा हमेशा होता है ये कहती है। बाद में वो ये बताती है कि विक्की के कोर्ट वाले आखिरी स्टेटमेंट के बाद ये बात ज़रूर कन्फर्म है कि एक किसी का तो मर्डर होगा ही होगा। इस पर विशाल उसे बताता है कि विक्की हमें इस बार थोड़ा गुमराह कर रहा है, इस बार कोई और मरेगा और ना कि हार्ट मिलने वाला पेशेंट। इसके बाद अली रहमान कार से घर जा रहा होता है, तब उसे वही लाइन सुनाई देती है कि तुम जहाँ हो मैं वही आ रहा हूँ और मैं जिन लोगों से वहाँ मिलूंगा वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद पीछे देखने पर उसे वही 2 लोग दिखते हैं जिन्होंने विक्की पर जेल के अंदर हमला किया था। वो उसे अगवा कर एक खौफनाक अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ वो सब नुकीले हथियार को धार लगाते हैं। इस बीच अली उनको पूछता है कि तुम वही लोग हो ना जिन्होंने मेरे बेटे को मारा था, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। इस पर वो आदमी अली से कहता है कि वो भगवान का आदमी है और अब तुम्हारा आखिरी समय आया है। इसके बाद अली को बांधे हुए चेयर को पीछे से कोई जोर से धक्का मारता है और वहाँ एंट्री होती है ये सब खूरने करने वाले मुख्य किरदार की, जिसका नाम है भद्रा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि भद्रा अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही होती है। इसी बीच वो जब उन सभी को केस स्टडीज रेफर कर रहे अलग अलग मुर्दा की ऑटोप्सी फाइल दे रही होती है, तभी एक फाइल पर उसे एंजल का नाम दिखता है और उसे वो चेक करती है। तब उसे फोटो और डिटेल देखकर एक किस्सा याद आता है जिसमें बस में सफ़र करते वक्त उसकी बस स्टैंड पर एंजल से मुलाकात हुई थी। फिर इत्तेफाक से वो दोनों की सफ़र एक ही बस होती है। सफ़र के दौरान वो दोनों खूब बातें करते हैं और उनमें अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। फिर वो उसे विकी ने गिफ्ट किए लॉकेट दिखाती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर सफ़र ख़त्म होने पर एंजल पहले उतर जाती है पर उसका गिफ्ट लॉकेट बस में ही रह जाता है जो भद्रा अपने पास रख लेती है। एंजल के खूनी को ढूंढने के लिए वो अपने असिस्टेंट काली भैया से इस बारे में पूछती है। तब वो इसका पोस्टमार्टम मैंने ही किया था ये बताता है और अपने नर्स बेटी से मिलवाता है जिसने इस केस को देखा था। उससे मिलने के बाद भद्रा सब हकीकत जान जाती है और सबूत के लिए उस नर्स को डॉक्टर सलीम रहमान के कंप्यूटर से एंजल के ट्रीटमेंट हिस्ट्री का डाटा लाने के लिए बोलती है। जब वो डाटा नर्स चुरा रही होती है तब डॉक्टर सलीम वहाँ आ जाते हैं और समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो पर्दे के पीछे उस नर्स को देखते हैं और उस पर अपने साथियों के साथ मिलकर एसिड फेंक कर जला देते हैं। जब भद्रा उसे मिलने अस्पताल आती है तब आई ब्लिंकिंग टेक्निक जरिए वो इन सब के पीछे होने वाले अपराधियों के नाम बता देती है। फिर वो उसके पिता के साथ जाकर फादर से मिलती है और उन्हें सब हकीकत बताती है। वो कहते हैं कि दंड देना ईश्वर का काम है। इस पर भद्रा कहती है कि इन अपराधियों को दंड देने ईश्वर ने मुझे चुना है। फिर वो फादर को ये बताती है कि आप बस विक्की को ये जाकर सब वारदात बता दो और उसे ये विश्वास दिलाओ कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही ईश्वर करेगा। इसके बाद जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर सलीम और डॉक्टर एबल मर जाते हैं और उनको मारने में भद्रा और उनके साथी काली भैया इनका हाथ होता है और अब वक्त होता है अली रहमान का। उसे मार कर वो अपना काम खत्म कर सबको न्याय दिलाती है। इसके बाद एंजल के बॉडी को वापस दफनाया जाता है
तभी विकी भी आकर उस पर मिट्टी डालता है। इसके बाद भद्रा उसे 2 मिनट बात करने साइड ले जाती है और बताती है कि जैसे तुमने चाहा था वैसे सब ईश्वर ने कर दिया है। अब तुम शांति से अपनी बची सजा काटो और बाहर आओ। एक सुंदर जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस पर विक्की कहता है कि ईश्वर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, और वो रो पड़ता है। फिर भद्रा के साथ वो लड़की होती है, वो उसे चॉकलेट ऑफर करती है। इसके बाद निकलते वक्त भद्रा विक्की को एंजल का वही लॉकेट देती है जो उसे बस में पड़ा मिला था। उसमें हार्ट शेप में एक पार्ट में विक्की एंजल की तस्वीर थी और दूसरी साइड खाली होती है, पर अब उसमें भद्रा उनकी बेटी की तस्वीर डाल देती है और वो बेटी वही छोटी लड़की होती है। ये देखकर विक्की खुशी से रो पड़ता है और अपने बेटी को गले लगाता है। फिर हमें दिखता है कि अगले दिन भद्रा अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रही होती है। तब वो उन्हें बातों बातों में ये बताती है कि लाशों का सम्मान करना चाहिए, उनके जरिए ही हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। कई बॉडी हमें मुर्दा घर से मिलती है तो कई डोनेटेड होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बॉडी का हाथ का स्किन निकल रहा है और भद्रा उसे देख के हंस रही होती है, और पीछे न्यूज में ये बता रहे होते हैं कि रहमान बाप बेटों का कातिल के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे ही है और वो बिहार के किसी है, ये रिकॉर्ड्स पता चलता है और पुलिस की एक टीम अगले तफ्तीश के लिए वहां जाएगी। हम फिर बैकग्राउंड में उसका एक डायलॉग सुनाई देता है जिसमें वो कहती है कि पुलिस सिर्फ फिंगरप्रिंट के पीछे लगती है, पर वो फिंगरप्रिंट किसके हैं ये सिर्फ हम फॉरेंसिक डॉक्टर ही जानते हैं। और इसी नोट पर ये सुपर्ब कहानी का अंत होता है। दोस्तों, इस मूवी को देखकर मुझे पर्सनली बहुत ही मजा आया। हमारी हिंदी फिल्में भी अब इंटरनेशनल लेवल जैसी उम्दा परफॉर्मेंस दे रही है, इसका एहसास अब होने लगा है। 2 घंटों तक आपका दिमाग पूरी तरीके से बिजी रहेगा, इसकी फुल गारंटी हमें ये कहानी, इसका निर्देशन, कलाकारों की परफॉर्मेंस और बढ़िया सिनेमेटोग्राफी देती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भले ही ज़माने में लाख बुराई हो, पर अच्छाई उस पर भारी ही पड़ जाती है। भद्रा ने एंजल को न्याय देने के लिए भले ही गलत रास्ता चुना हो, पर वो भी इंसान गलत नहीं थी। चलो दोस्तों, इसी कहानी का एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूंगी कल। बाय बाय।